लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हम लोग को फाइनली क्या आया था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही ना आया था। यही है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें ये क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या हो गया, एनर्जी सप्लाइड, और डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ गया ना। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको जो है हम अपने कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो इन जनरल हम लोग क्या निकाले थे, वर्क का फॉर्मूला क्या निकाले थे, माइनस पी डेल्टा भी, यही निकाले थे। हाँ, यही था ना नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद और एक निकाल, वर्क का फॉर्मूला था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हुआ, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो हो गया, ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमने डेल्टा भी का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर दे देंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इन जनरल ये हो गया। अब हम लोग फॉर आइसो थर्मल ठीक है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, है ना, टी कांस्टेंट है ना। हाँ, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होगा तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, और डेल्टा टी जब जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। क्या बताए थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो हो गया, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है। तब ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज। आया बात समझ में, यही है ना फॉर्मूला, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन जनरल हम रखते हैं, बाद में हमको इसको हम ड्रॉप कर दिए थे रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए हमको ये फॉर्मूला हुआ Q इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू W, यानी जितना भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी वर्क डन करेंगे वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्या होगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, जिसमें कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
तो अगर हीट एनर्जी से अप्लाई करेंगे तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क करेंगे तो हम वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये रिलेशनशिप हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरा प्रोसेस और आइसोथर्मल सेल। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी हो गया 0 एंड डेल्टा यू भी हो गया 0, ये दोनों चीज 0 हो गया। ठीक है, और वर्क डन क्या निकाले थे हम लोग, याद है? रिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस 2.303 nRT, यही था ना? हाँ, log V1 by V2 बोलो कि P1 by P2? हाँ, V2 by V1। प्रेशर में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया रिवर्सिबल वर्क डन। तो यहाँ लिख देते हैं रिवर्सिबल वर्क डन यही है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू हो गया 0, ठीक है, क्यू, और ये हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? Q, अगर W इसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर यहीं छोड़ दे, ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही रहेगा ना। इससे क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, होगा ना? और इस तरीके से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो Q इक्वल टू 2.303 nRT log V2 by V1। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज हो गया इस केस में। ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आगे समझ में? उसके बाद तीसरा केस आएगा फॉर एडियाबैटिक चेंज। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, याद है? कुछ पढ़ाए थे ना? हैं? हैं? क्या क्या? हाँ, हीट और मैटर कुछ पास नहीं होता है, कोई बातचीत होता ही नहीं। समझ गए? नो कम्युनिकेशन एट ऑल। ठीक है ना? नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। समझ गए ना? एनर्जी का भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और मटेरियल का भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है ना? कोई बातचीत नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? Q इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो जो भी इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का। ठीक है, और अगर उससे हम हीट एनर्जी को बाहर निकालेंगे तो
जो उसका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो यहाँ पर जो है हीट एनर्जी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नो गेन नो लॉस। ठीक है, आ गया समझ में? इसके अलावा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डेल्टा यू का वैल्यू तो जीरो नहीं है ना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू का वैल्यू जीरो हो गया, ये डब्ल्यू रह गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एडियाबैटिक वर्क हो गया ना, इसलिए एडी लगा देंगे हम, ताकि हमको याद रहे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क, यानी जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो एडियाबैटिक वर्क होगा, यानी और जो हम लोग एडियाबैटिक वर्क करेंगे वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। समझ गया? जो भी वर्क करेंगे वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा उसके इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, अगर हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब उसका जो बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, जिसमें कोई चीज़ का एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही मटेरियल का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का। अब और एक प्रोसेस बच गया फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, याद है? हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हो गया, V1 इक्वल टू V2, यही ना हुआ? हाँ, यही हुआ वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा V जीरो ना होगा। डेल्टा V क्यों जीरो होगा? अब हम यहाँ पर बहुत कहीं लिखे थे डेल्टा T इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हो गया, T2 माइनस T1 जीरो होगा, लिखे थे ना? हाँ, उसके बाद लिखे थे डेल्टा U इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, U2 माइनस U1 इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर सेम रह गया तब नहीं जीरो होगा। U2 माइनस U1 जीरो कब होगा, जब दोनों बराबर होगा, तभी नहीं जीरो होगा। हाँ, उसी तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा V इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो। V2 माइनस V1 जीरो कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा, V1 V2 दोनों ही इक्वल होगा, तभी ना जीरो होगा। तो डेल्टा V जीरो हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V जीरो हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस वर्क डन, है ना, वर्क डन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डेल्टा U कितना हुआ, डेल्टा U तो देखना है क्या हुआ, ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा D यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेल्टा U इक्वल टू V कांस्टेंट हो गया ना, इसलिए इसको Q भी लिख देते हैं। Q भी क्यों लिख दिया, इससे पता चल गया कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, और ये इंटू जीरो। समझ गया? तो फाइनली क्या हो गया, ये जीरो हो गया टर्म, तो Q भी इक्वल टू डेल्टा U, यानी अगर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। समझ गए? अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी भी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट एनर्जी, तो वो क्या करेगा, उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा कि अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमको पता चल रहा है कि कहाँ पर कौन सा एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो 4 तरह का एप्लीकेशन पढ़े हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, आगे बात समझ में हाँ, या कोई और कंफ्यूजन भी है? ठीक है, अब क्या है, डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। किसी का भी इंटरनल एनर्जी चेंज करने का बहुत सारा तरीका है। हीट एनर्जी सप्लाई करके उसका इंटरनल एनर्जी कर सकते हैं चेंज, वर्क डन कर सकते हैं, और वर्क डन भी हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो पाथ फंक्शन ने वह किस तरीके से वर्क किए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कैसे चेंज हुआ उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए स्टेट फंक्शन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? स्टेट फंक्शन है। उसका Q एंड W आर पाथ फंक्शन। Q एंड W, Q क्या है? हीट एनर्जी सप्लाई, और W क्या? वर्क डन। ये पाथ फंक्शन मतलब हम किस ढंग से कर रहे हैं। वर्क करने का अलग अलग तरीका होता है, अब जैसे हम वर्क करेंगे उसके हिसाब से वर्क होगा। उसके बाद हीट एनर्जी सप्लाई करने का या हीट एनर्जी को गेन करने का बहुत सारा तरीका है, और जिस तरह से हम लोग करें काम होगा उस हिसाब से जो है हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या रिलीज होगा। तो ये पाथ फंक्शन हो गया, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट है, मतलब प्रोसेस के हिसाब से किस प्रोसेस से हम जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। लेकिन Q प्लस W जो है स्टेट फंक्शन हो गया। Q अकेले पाथ फंक्शन, W अकेले पाथ फंक्शन, लेकिन Q प्लस W हो गया स्टेट फंक्शन। कैसे हो गया? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़े हैं कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो डेल्टा U जब स्टेट फंक्शन है और डेल्टा U के इक्वल है Q प्लस W, तो Q प्लस W स्टेट फंक्शन हुआ कि नहीं? अकेले Q पाथ फंक्शन है, W अकेले पाथ फंक्शन है, लेकिन जब दोनों का सम लेते हैं तब हो जाता है स्टेट फंक्शन। कैसे होगा प्रूफ? क्योंकि Q प्लस W जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसीलिए Q प्लस W स्टेट फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि ये दोनों अलग अलग पाथ फंक्शन है, लेकिन साथ में ये स्टेट फंक्शन है। तो तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े, और इसमें हम लोग डिस्कशन किए इंटरनल एनर्जी के बारे में, है ना। तो ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नया एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, नया हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है इंथैल्पी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया। अब हम लोग इंथैल्पी पढ़ेंगे, और इंथैल्पी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इंथैल्पी का ज़रूरत क्यों पड़ा। इंटरनल एनर्जी अभी जो जितना लिखे थे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू क्या आया था? Q भी ना, डेल्टा U इक्वल टू Q भी आया था ना। इसका मतलब क्या हुआ? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम यहाँ जितना भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो बहुत मुश्किल है कराना, वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में होता है। हमारे लेबोरेटरी में तो संभव है, इस स्कूल के लेबोरेटरी या दुनिया का जितना भी स्कूल है उस स्कूल में तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं रहता है कि जहाँ हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन करवाएं। और हमारे लाइफ में जितना भी रिएक्शन है उसमें 99% रिएक्शन जो है वो ओपन होता है, खुले में होता है। खुले में होगा तो प्रेशर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है। यानी ऐसा रिएक्शन तो बहुत कम ही होगा कि जिसमें हम हीट एनर्जी का रिलीज होगा, एब्जॉर्प्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन बहुत कम होगा। तो ये वाला जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कम इम्पॉर्टेंट
हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक हमको डेवलप करना पड़ेगा थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, और उस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी का नाम है इंथैल्पी। इसलिए इंथैल्पी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेल्टा यू, क्योंकि वही ज़्यादा हमको काम देगा, क्योंकि केमिकल मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए ना? इसलिए हम लोग इंथैल्पी पढ़ेंगे डिटेल में।